नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। 3.5 साल में किरदार कुशी और इंतकामी सियासत के अलावा कुछ नहीं किया गया। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के झूठे वादे किए गए। इमरान न्याजी मुआशरे में जहर घोल रहा है जिसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का गुर्दे और जिगर के अस्पताल PKLI के बारे में बड़े फैसलों का ऐलान। इदारे का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बहाल। डॉक्टर सईद अख्तर चेयरमैन मुकर्रर। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला ये मंसूबा बैरून मुल्क इलाज के महंगे अखराजात और सफरी दिक्कतों से बचने के लिए बनाया था। PKLI गुर्दे और जिगर की पैवंदकारी का जदीद तरीन इदारा है। इमरान खान हुकूमत इस मंसूबे को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने हमेशा मुल्की मफाद पर ज्यादती सियासत को तरजीह दी। IMF से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के मुआहदे किए। हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। IMF से मुज़ाकरात के आखिरी मरहले के लिए दोहा जा रहा हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज से स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा देवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर भी उनके हमरा होंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी और इलाकाई मसाइल पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मुताबिक तक़रीबात में शिरकत करेंगे। लॉन्ग मार्च से मुतालिक काबीना जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। 25 मई को IMF से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। मार्च का ऐलान अफसोसनाक है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल शदीद किल्लत की तस्वीर पेश कर रही है। हमें जिम्मेदार शहरी बनकर पानी का इस्तेमाल कम करना होगा। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का पानी के हवाले से अवामी आगाही का पैगाम। इलेक्शन का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों ने करना है। 4 साल मुल्क को तबाह करने वाला लूट मार के नए एजेंडे के साथ 25 मई को फिर इस्लामाबाद आ रहा है। 25 मई को IMF के साथ बातचीत का आगाज है। इमरान का ऐलान इस पर नया हमला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में मैदान सजाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में आला सतह इजलास। वज़ीर आला की कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। सरतान में मुब्तला मरीज और उनका खानदान जिस कर्ब से गुजरता है वो नाकाबिले बयां है। इस नेक काम में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ। आज से मुल्क भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो खतरे पिलवाए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मुल्क को पोलियो की बीमारी से पाक करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के खिलाफ कल हड़ताल की जाएगी। यासीन मलिक को 2017 के झूठे मुकदमे में मुजरिम ठहराया गया। हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम से हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा की जिंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करने की अपील। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों के मजहबी मकामात की तौहीन का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश में वाक़ई मस्जिद और इससे मुत्तसिल 3 दुकानों पर कीचड़ फेंका गया। गुज़िश्ता चंद रोज से कुछ हिंदू रहनुमाओं ने अलीगढ़ की तारीखी जामे मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए मस्जिद के खिलाफ मुतनाज़ बयानात जारी किए। रूस ने मारियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद 2 सूबों लुहानस्क और डांसिक पर हमले तेज कर दिए। कम अज कम 7 अफराद हलाक। यूक्रेनी फौज का गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 टैंक और 10 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। एंथनी एल्बनीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के 31वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया।
गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने हल्फ दिया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में जारी महंगाई, नाइंसाफी और माहौलियाती तब्दीली जैसे मसाइल हल करने के अज़्म का यादा। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आंधी और बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके। खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के 3.5 साल के दौरान किरदार कुशी और इंतकामी सियासत के अलावा कुछ नहीं किया गया। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी मुआशरे में जहर घोल रहा है, जिसकी कीमत उसे अदा करनी पड़ेगी। कौम उसे कभी माफ नहीं करेगी। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अवामी फलाह के मंसूबे इंतकामी सियासत की नजर हुए, जिसका नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को उठाना पड़ा। वजीर आजम ने कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वाले ने जहां अवाम को बेरोजगारी और महंगाई की दलदल में धकेला, वहीं इखलाकी इकदार भी तबाह की। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाज़ी। ये है वो नया पाकिस्तान जो उसने तबाह बर्बाद कर दिया, इखलाकियात को तबाह कर दिया, हमारे माशरे को तबाह कर दिया, समाज को तबाह कर दिया। गाली गलोच, आज कौम की करोड़ों माएँ और बहन उनके सर शर्म से झुक गए हैं जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। कोई जी शऊर इंसान इस तरह के अल्फाज मुंह में नहीं ला सकता। अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और इंशाअल्लाह जमहूरियत होगी, मुल्क आगे चलेगा इंशाअल्लाह। वजीर आजम ने कहा कि हमारा अज़्म है कि अवामी फलाह के मंसूबों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को दोबारा फाल करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं, जिनका मकसद आम आदमी को इलाज मालजे की म्यारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। इस गरीब कौम का जो पैसा है, जो उन्होंने खून पसीने से कमाया है, उसके ज़रिए ये जदीद तरीन मशीनरी आई, हर चीज़ मुहैया की गई, बाहर के एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की। लेकिन 3 साल अस्पताल तकरीबन बंद इसलिए रहा कि उनको नफरत ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून के दौर में क्यों बना। इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं हो सकती और इमरान नियाज़ी कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कि वो बद्दुआएं जो आसमानों को चीर कर जाती रही उस खुदा के पास, जिन लोगों को यहाँ पर वक्त पे इलाज ना मिला, जिन लोगों को यहाँ पर डॉक्टर चले गए, उनका ट्रांसप्लांट ना हुआ, उनको दवाई नहीं मिली, उनका डायलिसिस ना हुआ, ये खुदा ताला की अदालत में भी आपकी पूछ-गुछ होगी और उस दुनिया में भी होगी इंशाअल्लाह। लोगों का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा, याद रखना, आपको माफी नहीं मिलेगी। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मिलकर काम करने की पेशकश की, जिसका कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत ने तमाम तवानाइयां मुल्क और कौम की तरक्की की बजाय सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनवाने पर सर्फ कर दी। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें इदारे के माली और इंतजामी मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और PKLI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9, नर्सिंग इंस्टीट्यूट का क़याम, 50% मरीजों का मुफ्त इलाज और PKLI ट्रस्ट के क़याम पर पेशरफ से मुतल्लिक वजीर आजम को आगाह किया गया। वजीर आजम ने PKLI के शोबाजात को मरहलावार फाल करने की हिदायत करते हुए कहा कि इदारे को फंड्स की फराहमी 10 जुलाई तक यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए तमाम इक़दामात अगले माह तक मुकम्मल कर लिए जाएं। वजीर आजम ने नौमुंतखब PKLI बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सईद अख्तर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरीजों के लिए स्क्रीनिंग सेंटर्स पूरे पंजाब में फाल किए जाएं ताकि अवाम को तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जा सकें। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची एयरपोर्ट पर दोहा रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के लिए दोहा जा रहा हूँ। IMF से आखिरी मरहले के मुज़ाकरात कामयाब होंगे और कौम के लिए खुशखबरी लाएंगे और मुआहिदा करके आएंगे।
انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے IMF سے معاہدے کے باعث آج ہم کو پیٹرول 100 اور ڈیزل 150 روپے بڑھانا پڑتا، مگر وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ شوکت ترین صاحب معاہدہ کر کے گئے IMF سے، اس کے حساب سے 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا۔ وہ نہیں ہوگا، میں نے منع کر دیا، شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا، لیکن اب شوکت ترین کی باتوں میں کتنا پیچھے ہٹوں گا؟ تو میری کوشش ہے کہ میں IMF سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دوحہ میں ہوں، پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا۔ اگر اسلام آباد میں ہوتے تو ہم وہیں پہ طے کر لیتے، لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ کوئی وزراء میرا ساتھ کلیگ نہیں ہوگا، تو میں ان سے لکھوا لوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ۔ لیکن وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت ملک کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی ہے اور ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے اعلان کردہ دھرنے کی وجہ سے IMF نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث آج ان کو IMF سے بات چیت کرنے کے لیے دوحہ جانا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ مذاکرات پاکستان میں ہوتے تو ہمیں وزیر اعظم اور پاکستانی حکام سے مشاورت کرنے میں کافی آسانی ہوتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ورلڈ اکنامک فورم کے صدر کی دعوت پر 4 روزہ دورے پر آج سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اور وزیر مملکت عالمی اور علاقائی مسائل پر ورلڈ اکنامک فورم کے متعدد تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ وبائی امراض، خوراک اور توانائی کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے بارے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے اور سالانہ اجلاس میں شریک اپنے ہم منصبوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے متعلق کابینہ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ 25 مئی کو IMF سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر مارچ کا اعلان انتہائی افسوسناک ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے میں عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چیخیں، پیٹیں، روئیں یا دھمال ڈالیں، الیکشن کا فیصلہ حکومت اور اتحادیوں نے کرنا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان اس وقت کرتے جب آپ اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور اختیار رکھتے تھے۔ الیکشن سے متعلق آپ کے پاس اب کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال ملک اور عوام کو لوٹنے والا لوٹ مار کے نئے ایجنڈے کے ساتھ 25 مئی کو پھر اسلام آباد آ رہا ہے۔ وہ اپنی ناکامیوں، نااہلیوں اور کرپشن کی معافی مانگنے اسلام آباد آ رہا ہے۔ 4 سال میں معیشت کو دھڑن تختار، مہنگائی سے عوام کو غریب کرنے والا کیا کرنے آ رہا ہے؟ آٹا، چینی، دوائی، کھاد چوری کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ڈالر 115 سے 189 پر پہنچانے والا اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ 4 سال میں ملک کو قرضوں کے دلدل میں ڈبونے والا اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ بدترین مہنگائی سے 4 سال عوام کی چیخیں نکلوانے والا کس منہ سے اسلام آباد آ رہا ہے؟ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے جھوٹے وعدے کرنے والا اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 16% مہنگائی کرنے والا اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو IMF کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہے اور عمران کا اعلان اس پر نیا حملہ ہے۔ مسلم لیگ نون آج اوکاڑا میں میدان سجائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ اوکاڑا کے فٹ بال گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج سے پہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ مختلف تحریک اور قراردادیں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر نواز شریف کو ترقی کرتا ہوا پاکستان واپس لانا ہے۔ وہ بہاولپور میں مسلم لیگ نون کے کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب کر رہی تھی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اتحادیوں نے فیصلہ کیا تو کسی کو بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ خواجہ محمد کلیم کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بہاولپور میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف نے کہا کہ ہم نے عمران خان کی مہم کا توڑ کر لیا ہے۔ ہماری انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے اور ہمارا مقابلہ ایک فتنے سے ہے۔ جب حکومت میں رہتے ہوئے اور جو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت سے نکلا ہے تو وہ اور زیادہ بربادی پر تم کیا ہے۔ ہم نے اس ملک کو نہ صرف اس بحران سے نکالنا ہے، اس معاشی تباہی سے نکالنا ہے، بلکہ ہمیں
दोबारा उसको नवाज शरीफ साहब का जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था 2017 में जो उनसे ले लिया गया था, हमने उस रास्ते पे पाकिस्तान को वापस डालना है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जब ये गली मोहल्ले में आएगा और इसके उम्मीदवार आएंगे, उनको लोग पूछेंगे कि घी की कीमत 150 से 450 कैसे हुई, चीनी की कीमत 52 रुपए से जो है वो 90 और 100 रुपए कैसे हुई है, तो अद्वियात की कीमतें 6 गुना कैसे हुई है। ये सारी चीजें इससे पूछी जाएंगी और इसे हर चीज का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान कौम को तकसीम करके मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। इत्तेहादियों का इत्तफाक राय हुआ तो खूनी लॉन्ग मार्च की बातें करने वालों की बड़कें निकाल दूंगा और इनको घरों से ही नहीं निकलने दूंगा। उन्होंने कहा कि यौम तकबीर के मौका पर बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का जलसा तारीखी जलसा होगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल शदीद किल्लत की तस्वीर पेश कर रही है। हमें जिम्मेदार शहरी बनकर पानी का इस्तेमाल कम करना होगा। पानी के हवाले से अवामी आगाही पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 तक पानी की शदीद तरीन किल्लत होगी। हम पानी को एहतियात से इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान की हयात, ज़राअत, मईशत और अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। मैं आपसे आज पानी के हवाले से कुछ बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में जो सूरत हाल पानी की है इस वक्त, वो एक शदीद किल्लत की तस्वीर पेश करती है। हमें जिम्मेदार शहरी बनकर पानी का इस्तेमाल कम करना होगा। कोशिश होनी चाहिए कि घरों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे जितना हम कम कर सके करें, क्योंकि जिम्मेदार शहरी ये समझ पाएंगे कि जो हमारे आबी ज़खायर हैं, चाहे वो कनाल हो, बराजेस हो, दरिया हो, ख़ासतौर से दरिया सिंध जिसकी सतह कोटरी बराज के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जाती है, हमें उसे बचा के रखना है। पानी है तो हयात है, पानी है तो सब कुछ है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत होगी। इस हवाले से हमारा फीकस यानी पर कैपिटा इस्तेमाल पानी का दुनिया में बहुत सारे ममालिक में सबसे ज़्यादा है और बल्कि 4 टॉप ममालिक में से है। और इसका मतलब है कि हमें इसका इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदारी से और नज़्म ज़ब्त से करना होगा। पानी हमारा एक कौमी ज़ख़ीरा है और उसको बचा के रखना हमारा कौमी फरीज़ा भी है। तो इंशाल्लाह अगर हम मिल के इसको अपना ज़ाती सरमाया समझें और इस तरह इस्तेमाल करें तो हम पाकिस्तान की हयात, उसकी ज़राअत, उसके मवेशी, हमारे खेत, हमारी मईशत, हमारी अपनी सेहत और ज़िंदगी को बचा सकेंगे और इंशाल्लाह पानी के ज़खायर को बचा के रख सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि सूबे में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को दोबारा फाल कर दिया गया है और आटे की तरह चीनी और घी की कीमतें भी कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में अरकान असेंबली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि पूरे सूबे में 10 किलो आटे की कीमत 490 रुपए मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि सस्ते आटे की फराहमी पर 200 रुपए सालाना सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि जायज़ मुनाफा कमाना ताजरों का हक है, लेकिन किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरकान असेंबली ने 10 किलो आटे की कीमत में 160 रुपए कमी पर वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त कदम को सराहते हुए कहा कि इससे आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज से मुलाकात करने वालों में साबिक़ रुकन कौमी असेंबली मलिक इब्रार अहमद, अरकान पंजाब असेंबली ख्वाजा मोहम्मद वसीम, मियां मरगूब अहमद और सरदार खालिद महमूद शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। लाहौर में एक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कैंसर में मुब्तला मरीज और उसके खानदान जिस कर्ब से गुजरता है वो नाकाबिल बयान है। ऐसे मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहनी चाहिए। सेक्रेटरी सेहत ने इजलास में कैंसर अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने को बताया गया कि कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बातचीत जारी है।
اور ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا 75واں اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس سے دنیا بھر کے 194 ممالک سے وزرائے صحت اور اعلیٰ حکام شرکت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کی جانب سے کورونا کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مربوط حکمت عملی سے آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر صحت جنیوا میں مصروف وقت گزاریں گے۔ وفد کے ارکان شرکت کرنے والے مختلف ممالک سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مختوم سید مرتضی محمود نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں اسکیموں کا آغاز ہم نے کیا تھا اور ہم ہی نے انہیں مکمل کریں گے۔ صادق آباد میں پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چولستان میں اب پانی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے علاقے میں نہری پانی کی دستیابی بھی بہتر ہے۔ سید مرتضی محمود نے کہا کہ فرٹیلائزر کمپنیوں سے بات ہوئی ہے، پاکستان میں بوری 2000 روپے کی ہے جبکہ افغانستان میں 7 سے 8 ہزار روپے میں ملتی ہے۔ ملک میں کھاد کی دستیابی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو کھاد کی اسمگلنگ روکنی ہوگی۔ وزیر سیفران سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہمیں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے حصول کو اپنی اولین ترجیح بنانا ہوگا۔ پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی کی 26ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان پوری قوم کی امید ہیں۔ نوجوان جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرتے ہوئے پاکستان کو صنعتی میدان میں خود کفیل بنائیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں میڈلز اور شیلڈز تقسیم کی اور سائنسی نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب میں کالج کے کلچرل کلب نے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے مختلف علاقائی دھنوں پر رقص پیش کیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران نیازی دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، وہ پاکستان میں انتشار اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی ہمیشہ جتھوں کی سیاست کے قائل رہے ہیں، حکومت کبھی ان کے مکرو عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ عمران نیازی صاحب ہمیشہ سے جتھوں کی سیاست کے قائل رہے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنا دیا تھا اور پھر وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ دھرنے کو کیسے ختم کیا جائے۔ عمران نیازی پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان بد اعتمادی بڑھا کے ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے یہ عزائم انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور حکومت کبھی انہیں ان مکروہ عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے این آئی اے کی ایک عدالت کی جانب سے غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں سزا سنائے جانے کے خلاف کل مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی، جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور تاجروں اور طلباء یونین سمیت سول سوسائٹی کی دیگر تنظیموں نے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ جے کے ایل ایف کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو جمعرات کو این آئی اے کی عدالت نے 2017 میں درج کیے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت پسند کشمیری رہنما کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کریں، جنہیں مودی حکومت نے من گھڑت اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات میں پھنسا دیا ہے۔ ناظرین یہاں شامل کریں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ، صرف 3 روپے کا بلیڈ۔ جی ہاں، وہی معیار وہی شیپ، بار بار دوستوں کے لیے 30 روپے میں 10 بلیڈ۔ نیا ٹریٹ سفید، جیب پہ ہلکا، شیپ میں تیز۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔
अहम खबर से आपको आगाह करें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में स्क्वाड में 3 ओपनर, 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स, 2 विकेट कीपर्स, 3 स्पिनर्स और 5 फास्ट बॉलर्स शामिल हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें, आपको बताएं कि खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी शामिल हैं स्क्वाड में। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज 8 जून से रावलपिंडी में शेड्यूल है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़िशान कुयूम, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो वनडे सीरीज है पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है, वो सीरीज उसके लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अच्छी चीज ये है कि जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था कोरोना की वजह से, जिस वजह से 20 से ऊपर जो है वो स्क्वाड अनाउंस किया जाता था, अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सीरीज है वो उस एनवायरनमेंट में नहीं खेली जाएगी। इसी वजह से 21 रुकनी स्क्वाड से कम करके 16 रुकनी स्क्वाड कर दिया है। और अगर हम उन प्लेयर्स की बात करें तो उनमें 3 ओपनर्स हैं, 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, 2 विकेट कीपर्स रखे हैं, एक मोहम्मद हारिस और एक मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा 3 स्पिनर्स हैं और 5 फास्ट बॉलर्स हैं। और जिन खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया उनमें आसिफ अली हैं, इसके अलावा जो जाहिद महमूद हैं, हारूस रऊफ हैं। जिन प्लेयर्स को रखा गया है और सऊद शकील हैं वो उनको ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि उनकी एक सर्जरी है जिसकी वजह से वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है। हैदर अली, उस्मान कादिर, इन प्लेयर्स को भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सीरीज है वो 8, 10 और 12 जून को पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है और पाकिस्तानी टीम यकम को जो है यहाँ पर तरबियती कैंप लगेगा। पाकिस्तानी टीम का 1 जून को तरबियती कैंप लगेगा। बहुत शुक्रिया ज़िशान कयूम हमें अपडेट करने के लिए। स्कॉलरशिप की ट्रेडिशन है, उसके ऊपर पिछले तकरीबन 500-600 साल से गहरे बादल छाए हुए हैं। और वो तहजीब कि जिसने दुनिया के अंदर रीज़न को, लॉजिक को, रैशनैलिटी को, रिसर्च को मुतारिफ करा के ऐसे ऐसे नामवर साइंसदान पैदा किए कि अगर 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं सदी तक भी नोबल इनाम दिए जाते तो गालिबन 70% साइंसदान जो नोबल इनाम हासिल करते वो मुसलमान साइंसदान होते, क्योंकि ये वो दौर था कि जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट्स वर एट द लीडिंग एज ऑफ नॉलेज। अगर दुनिया में किसी जगह कोई बुनियादी इल्म या इल्म के अंदर कोई नई जहत शामिल हो रही थी तो वो मुसलमान स्कॉलर्स की तहकीकी कोशिशों की मरहून मिन्नत थी। और इसके पस मंज़र में हमारी जो कामयाबी की कुंजी थी वो कुरान मजीद का फ़हम था, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए हमें अता की वो हमारा मैनुअल है हर शोबे के अंदर हमारी रहनुमाई के लिए। और अगर आप कुरान मजीद का मुतालिया करें तो आपको ये बात वाज़े होगी कि कुरान मजीद में किसी जगह अल्लाह ताला ने हुक्मन ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी अताअत करो। अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी अपने रब होने का तस्लीम करवाना ज़रूरी समझा तो उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि क्या तुम समुंदर से उठते हुए बुखारात नहीं देखते? क्या इन बुखारात से बनते हुए बादल नहीं देखते? क्या इन बादलों से बरसता हुआ मींह नहीं देखते? क्या इस मींह से, बारिश से खुश्क ज़मीन में उगता सब्ज़ा नहीं देखते? क्या उस सब्ज़े को जानवर के पेट में गोबर और दूध बनता नहीं देखते? क्या तुम चांद और सितारों की चाल नहीं देखते? क्या तुम कहकशाओं का सफ़र नहीं देखते? क्या दिन और रात का पलटना नहीं देखते? और फिर इसके बाद कहा कि इसमें निशानियां हैं बसारत वालों के लिए और अकल वालों के लिए। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए 2 चीज़ों को तस्लीम कराया।
बसारत यानी कि मुशाहिदा और दूसरा अकल, जिसकी बुनियाद कुरान मजीद में तफक्कुर और तदब्बर, जिसे इंक्वायरी और रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जब तक मुसलमानों ने इल्म की जो एपिस्टेमोलॉजी थी उनकी, वो इस बुनियाद के ऊपर कायम थी कि हमने ऑब्जर्व करना है यूनिवर्स को, हमने कायनात की गुत्थियों को सुलझाने के लिए इनका मुशाहिदा करना है और फिर अपनी अकल को जो अल्लाह ताला ने दी है उसको इस्तेमाल करके तफक्कुर और तदब्बर करना है, तो उनको इन गुत्थियों के जवाब मिलते रहे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये इल्म के फवारे जो बगदाद और स्पेन की जामियात में फूटते थे, ये खुश्क होते चले गए और हम कट एंड पेस्ट नॉलेज या डॉगमा के गुलाम बन गए, तो ये इल्म की और फ़िक्र की क़यादत भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे छिनकर यूरोप की तरफ मुंतकिल हो गई। यूरोप में जो इल्म का सफ़र है वो उनके मुहक्किकीन ने हमारी दर्सगाहों से ले जाकर यूरोप के अंदर निशत सानिया की, लेकिन यूरोप में जब ये इल्म के चिराग जले, उन्होंने जो इल्मी और फ़िक्री बेदारी की तहरीक पैदा की, उसने वहाँ पर चर्च के साथ उनको, चूँकि उस वक्त चर्च एक पॉलिटिकल ऑर्डर के तौर पे इस्टेब्लिश था, उनके साथ एक तसादम पैदा कर दिया। और जब ये तसादम पैदा हुआ, इस इल्म और फ़िक्र ने उस पॉलिटिकल पावर को चैलेंज किया या ख़तरा पैदा किया, तो फिर वहाँ पे इंक्विजिशन की कहानियाँ नज़र आईं, वो कुतुब खाने जला दिए गए और बहुत सारे मुहक्किकीन को दरगोर कर दिया गया। उस यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से फिर एक प्रोटेस्टेंट तहरीक पैदा हुई और फिर वहाँ पर ये फ़लसफ़ा ज़ोर पकड़ा कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर देना चाहिए। तो ये जो बहस थी कि स्टेट और रिलीजन हैव नथिंग इन कॉमन, इट हैज़ ए वेरी यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ चूँकि इल्म नहीं था और हमारा जो इल्म है उसका माखज़ सारा यूरोपियन है, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, तो हमने उसी यूरोप के इल्म को और इन्फ्रेंसेस को अपने ऊपर भी लागू करने की कोशिश की। जबकि मुझे तारीख़ में कभी ऐसा नज़र नहीं आया कि इब्न रुश्द को, इब्न खल्दून को या इब्न सीना को या जो हमारे और इस तरह के साइंसदान थे, इनमें से किसी को उस किस्म की परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा हो, चूँकि इस्लाम ने इल्म के ख़िलाफ़ कभी अपना जो ताकत है उसको इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा इल्म की और कायनात के तस्खीर की हौसला अफजाई की थी। सो उस सेंस में कभी रिलीजन और साइंस का इस्लामिक पस मंज़र में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो हमें अपने फ़िलोसॉफ़िकल और अपनी जो आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स हैं उनके ऊपर तहकीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब 400-600 साल से ये इल्म के चश्मे बंद हो गए, तो उसके नतीजे में हमारी जो रिस्पॉन्स थी नए चैलेंजेस को, वो दो एक्सट्रीम्स के अंदर तकसीम हो गई। एक वो एक्सट्रीम थी कि जो कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज थी, जिन्होंने के मगरिब का मुकल्लद हो के समझा कि जो मगरिब के फ़िलासफ़र्स ने, जो रसल ने कह दिया है, जो शेक्सपियर ने कह दिया है या जो फ्राइड ने कह दिया है, वो अब आखिरी कलाम है, उसके बाद कुछ और नहीं उसको हम कह सकते। लिहाजा उसको मनवन अपने ऊपर मुंतबक करने की कोशिश की। लेकिन इसके ख़िलाफ़ एक दूसरा रुझान भी पैदा हुआ कि जिसने मुकम्मल तौर पे जो कुछ भी मगरिब से था उसकी रद्द किया और कहा कि हमें इसको बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ अपने अंदर जाएंगे और एक बंद
کنویں کے اندر سے جو کچھ ہمارے پاس بچا کچا ہے ہم اس میں مزید تحقیق کیے بغیر اسی کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ دو ایکسٹریم کی پولرائزیشن ہو گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا گلوری پیریڈ تھا اس کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو انہوں نے جو رومن دور کے اندر علم تھا اسے رد نہیں کیا تھا بلکہ اس کی کنٹینیوٹی کی تھی, اس کو مشاہدہ کیا تھا اور اپنی تحقیق کے مطابق پھر اس کو آگے بڑھایا تھا. تو نالج جو ہے وہ ایک یونیورسل پراپرٹی ہے, لیکن نالج کی یقیناً ہر علاقے میں کانٹیکچولائزیشن اس کے اپنے مسائل, اس کی اپنی ایسپریشنز کے مطابق مختلف ادوار میں رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اگر کوئی چیز کسی اور جگہ پر ہوئی ہے اس تحقیق کو مکمل طور پہ رد کر دیں. اور میں اس کی سب سے بڑی مثال علم کو حاصل کرنے کی یہ دوں گا کہ جب ایک غزوہ کے بعد قیدیوں کا معاملہ پیش آیا اور ان کفار کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جس کو وہ دے کر اپنی رہائی حاصل کر سکیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میری امت کے غالباً ایک بندہ 10 لوگوں کو علم سکھا دے تو اس کو رہائی مل سکتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک کافر جو ہے اس نے قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھانی تھی مسلمانوں کو؟ یقیناً اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی لینگویج سکل سکھائے گا, وہ کوئی عربک لٹریچر سے ان کو عربک کنورسیشن یا لکھنا پڑھنا یا علم دنیاوی جو ہے وہی سکھا سکتا ہے یا حساب کتاب سکھا سکتا ہے. تو علم جو ہے اس کو اسلام نے ہمیشہ ایک براڈر سینس میں استعمال کیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا فریضہ سر انجام دیا ہے تو پھر مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اندر بہترین صلاحیت پیدا کرتے, ہر شعبے کے اندر صلاحیت پیدا کرتے, چونکہ وہی وقت کا امام ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو ہم اپنی بیماری کے لیے مغرب کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ریسرچ لیب سے دوائیاں لینے جائیں. ہم اگر کسی ٹیکنالوجی کے منصوبے کو شروع کریں اس کے لیے بھی ہمیں ہر ٹیکنالوجی مغرب کی لیبارٹریوں سے ملے, اور ہم اپنی تقریروں اور نعروں کے اندر دنیا کی امامت کے دعوے کریں. اگر ہم نے اس دعوے کی سچائی پر عمل کر کے دکھانا ہے تو اس کا فرض ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر, ہر علم اور فکر کے اندر ہم قیادت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں, چونکہ یہ دور علم کا دور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا تھا. آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا جا سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ انگلی ہلاتے تو پتھر جو ہے وہ انسان بن جاتا, یا کوئی اور ایسا معجزہ آپ کو دیا جاتا کہ جو انسان کو اس کی عقل کے بالکل برخلاف چیزیں کر کے دکھاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کی دنیاوی طور پہ کوئی تعلیم کا کو ہمیں اللہ نے دکھایا کہ ثبوت نہیں, ان کی تعلیم کو اپنے اختیار میں لیا. اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑا عتیق یا معلم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم کی اور ان کے ذریعے ایک ایسا علمی معجزہ قرآن مجید کی صورت میں دیا کہ جس کی آیتوں پر آج بھی سائنسدان غور کرتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جو 1400 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی. اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب دا قرآن دا بائبل اینڈ دا سائنس ایک فرینچ سرجن تھے جنہوں نے مورس بوکیل یا کیا نام تھا ان کا, انہوں نے لکھی اور انہوں نے اس میں بتایا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی زیادہ
ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि जिनको साइंस ने 1200 साल 1400 साल के बाद आके दरियाफ्त किया है कि ये उस वक्त इंसान को कोई मालूम नहीं था। तो लिहाजा इस्लाम की ट्रेडिशन जो स्कॉलरशिप की थी, जो रिसर्च की थी, हमने जब इसे खो दिया तो हमारी लीडरशिप ख़त्म हो गई। इसलिए ज़रूरी था कि हम सीरत नबवी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, उनका मुतालिया भी रिसर्च और साइंस के इंक्वायरी के असूलों के मुताबिक करके दुनिया के सामने पेश करें। इस हमें चाहिए कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिसर्च करके उसे दुनिया के सामने पेश करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इल्म के मैदान में पीछे रह जाने की वजह से हम हर मैदान में पीछे चले गए हैं। नाज़रीन, भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों के मजहबी मकामात की तौहीन का सिलसिला जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में वाक़ मस्जिद पर रात के अंधेरे में कीचड़ फेंका गया और मस्जिद से मुत्तसिल 3 दुकानों पर भी कीचड़ फेंक कर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता चंद रोज़ से कुछ हिंदू रहनुमाओं ने अलीगढ़ की तारीख़ी जामे मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए मस्जिद के खिलाफ मुतनाज़ बयानात जारी किए, जिसके बाद रात के अंधेरे में मस्जिद पर कीचड़ फेंका गया। रूस ने मारियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद 2 सूबों लुहांस्क और डोनेत्स्क पर हमले तेज कर दिए हैं और हमलों में कम से कम 7 अफराद मारे गए हैं। यूक्रेनी फौज का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 टैंक और 10 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की हैं। यूक्रेनी शहरियों ने कहा है कि रूसी अफवाज शहरी ढांचे और रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए हवाई जहाज, भारी तोपखाना, टैंक, रॉकेट, मार्टर और मिसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा कि डोनबास में इलाके इंतहाई हालात खराब हो चुके हैं। यूक्रेनी अफवाज रूस के स्लोफियांस्क और सेवेरोडोनेत्स्क शहरों पर हमलों को नाकाम बनाकर पेशकदमी रोक रही हैं। रूसी फौजी मुदाखलत के साथ शुरू होने वाली जंग सिर्फ सिफारती कोशिशों से ही खत्म हो सकती है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर ने जंग बंदी पर इत्तफाक को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कीव हथियार डालने या अपनी सरजमीन मॉस्को के हवाले करने से मुतालिक किसी भी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के साथ वसी और जनूबी इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद, दादू, सिबी, शहीद बेनज़ीराबाद, 49, लाड़काना, पड़ीदन और स्क्रिंड में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के अहम शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा सदफ अफसल से। सदफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है जुड़वा शहरों के मौसम की? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी और वस्ती इलाके जो हैं उनमें गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। जहां तक बात है जुड़वा शहरों के मौसम की, तो जुड़वा शहरों में मौसम जो है वो आज खासा अबर आलूद है। शाम के वक्त यहाँ पर बारिश का, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कल यानी मंगल के रोज़ भी जो है वो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल भी बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है, जबकि तेज़ आंधी भी चलने
होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश है, इसके बाद जो हीट वेव है, जो गर्मी की शिद्दत है, उसमें खासी जो है वो कमी आ जाएगी और इसके बाद जो जून का पहला हफ्ता है वो काफ़ी हद तक जो है वो गर्म रहेगा। और अगर बात करें हम इस्लामाबाद के मौसम की, तो इस्लामाबाद के जो बासी हैं, इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं, वो ऐसे मौसम में मार्गला हिल्स का रुख करते हैं। आज क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है, लेकिन इसके बावजूद लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर शाम के वक्त बारिश होती है तो वो पिकनिक मनाने के लिए इस्लामाबाद में जो मार्गला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ का रुख करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सदफ। और नाज़रीन, लाहौर शहर में तवील गर्मी की लहर के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और कुछ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में मौसम की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। मौज़मुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहले लाहौर का जो एक इम्तिहान था वो आज ख़त्म हो गया। सुबह से ही लाहौर शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। लाहौर शहर का आज जो मौसम है बड़ा खुशगवार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 तक जाने की पेशन गोई की है, कम से कम 21 रहेगा। लाहौर शहर के कुछ मुकामात पर आज सुबह हल्की बारिश भी हो चुकी है, कुछ मुकामात पर हल्की धूप है तो कुछ मुकामात बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसम का कहना है कि जो बारिश है ये लाहौर शहर में वक्फे वक्फे के साथ आज पूरा दिन ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है, रब का शुक्र अदा किया है कि जो रहमत बरस रही है कुछ मुकामात पर। लाहौर शहर में गुज़िश्ता 3 हफ्ते से बड़ी शदीद गर्मी थी और जिस गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। खास तौर पर जो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप्स लगाए गए थे शहरियों के लिए, जहाँ पर उनको हीट वेव से बचाव के लिए उनकी रहनुमाई की जा रही थी, उनको पानी पिलाया जा रहा था। तो लाहौर शहर के शहरियों ने आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मौसम बहुत अच्छा है। और महकमा मौसम का भी कहना है कि आज की बारिश और आज के मौसम के बाद जो आज का दिन है, 2 दिन लाहौर का जो मौसम है बड़ा खुशगवार रहेगा। लाहौर शहर में कल शाम से ही तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ कुछ मुकामात की बारिश हुई थी और आज सुबह से ही लाहौर शहर में बादलों का राज है। शहरी बड़े खुश हैं, उनका यही कहना है कि गर्मी जो थी उसका जोर टूट चुका है और अब का शुक्र अदा करते हैं कि जो 3 हफ्ते से गर्मी लाहौर शहर में जो ढेर डाले हुए थे आज का जोर टूट चुका है। और यही उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक लाहौर शहर में वक्फे वक्फे के साथ कुछ मुकामात बारिश होती रहेगी। जी, कल सुबह तक लाहौर में वक्फे से बारिश जारी रहेगी। मौज़मुद्दीन की रिपोर्ट आपने देखी और आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। खुसूसन लाड़काना, सखर और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में सूरज की तपिश और हब्स बरकरार है। गर्मी की शदीद लहर की वजह से गैस्ट्रो के मरज़ में भी इजाफा हो रहा है, जबकि हैदराबाद, ठट्ठा और मीरपुर खास में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मज़ीद तफसीलात के लिए शराज अली डाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, सिंध के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, सिंध में मैं आपको सूरत हाल बताऊं मौसम की तो ये है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जो अपर इलाके हैं कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मटियारी और जामशोरों में और मीरपुर खास डिवीज़न में कुछ जो है मौसम की गर्मी में जो है वो कमी आई है शिद्दत में। और यहाँ पे जो मौसम हवा जो चली है उससे टेम्परेचर जो है 35 से 40 के दरमियान रहा है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं अपर सिंध के, जिसमें जैकोबाद, लाड़काना, सखर, रोड़ी, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद, उसमें टेम्परेचर जो है आज भी 45 से जो है वो तक पहुंच चुका है। और उम्मीद की जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह पिछले 10-12 दिनों से गर्मी की शदीद लहर वहाँ जारी है और जो पारा है वो 49 सेंटीग्रेड तक वहाँ पे पहुँच चुका है, तो आज भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे जो है जो पारा है वो 48 सेंटीग्रेड या 49 सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो वहाँ शदीद गर्मी है। इन इलाकों में जो है मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है और दिन के जो टाइम है उसमें शदीद गर्मी है, शदीद जो है लोग हब्स का शिकार हैं और गर्मी से परेशान हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सिंध के दूसरे अजला हैं वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि गैस्ट्रो के अमराज में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मज़ीद में बताऊं कि जो मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामियाज़ है वहाँ भी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है कैंप्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से भी मुख्तलिफ जो गर्म तरीन इलाके हैं वहाँ पर जो है कैंप्स लगाए गए हैं। ठंडे पानी की मशरूबात वहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि दिन के औकात में 1 से लेकर 5 बजे तक जो है इन इलाकों में कम से कम बाहर निकलें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें ताकि गर्मी की शिद्दत और लहर से जो है वो बच सकें। जी, ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। शराज अली डाहरी हमें सिंध के मौसम से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब एक बार फिर से आपको वापस ये चलेंगे मैंडेस की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा है कि शनानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। आतिशबाज़ी के बाइस बड़े पैमाने पर चिलगोज़े के जंगलात को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने पहले रोज़ से ही इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया था। वज़ीर आज़म के हुक्म पर वफाकी हुकूमत भी भरपूर मुआवनत कर रही है।
انہوں نے کہا کہ پاک فوج امدادی کارروائیوں اور آگ بجھانے میں مدد کر رہی ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیمیکل اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیوں کی رفتار بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ حکومت مشکل کی گھڑی میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر آگ لگنے کا نوٹس لیتے ہوئے سی ڈی اے اور دیگر حکام کو فوری آگ بجھانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے شہری آبادی کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہنگامی امداد کے اداروں سے مدد لی جائے، درختوں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ملک بھر میں آج سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا پختہ عزم رکھتی ہے۔ ملک بھر میں جاری مہم میں 3,40,000 ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ مہم میں 4 کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ 5 روزہ مہم 27 مئی تک جاری رہے گی، جس میں 5 سال سے کم عمر 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم میں 1,60,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں یہ مہم 29 مئی تک جاری رہے گی۔ بلوچستان بھر میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینیٹر بلوچستان حمید اللہ ناصر کے مطابق 26,33,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انسداد پولیو مہم میں 10,000 سے زائد ٹیمیں شریک ہیں۔ مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 72,85,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کوارڈینیٹر عبدالباسط کے مطابق پولیو مہم کے لیے 30,908 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ افغانستان کے مغربی صوبوں میں آج سے 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 10 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ افغان وزارت صحت کے مطابق پولیو ویکسینیشن ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ صوبہ ہرات اور مغربی علاقوں میں پولیو مہم کے نفاذ کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عبوری حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، تاہم افغانستان اور پاکستان 2 ایسے ممالک ہیں جہاں اب بھی یہ وائرس موجود ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ، صرف 3 روپے کا بلیڈ۔ جی ہاں، وہی معیار وہی شیپ، بار بار دوستوں کے لیے 30 روپے میں 10 بلیڈ۔ نیا ٹریٹ سفید، جیب پہ ہلکا، شیپ میں تیز۔ کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈلائنز کے ساتھ۔